हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। हम कुछ पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ट्रेसेस बनते हैं। ये जो डॉट्स हैं ये एक तरीके से ब्रेन में आपके ट्रेसेस बन रहे हैं। पूरे यूनिवर्स में एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, नेगेटिव एनर्जी भी होती है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है अभी जनवरी फरवरी अटैम्प्ट आने ही वाला है यूएससीएमए एग्ज़ाम का, और आज जो है वो 16 नवंबर हो गई है। तो 16 नवंबर से देखा जाए तो मोटा मोटा अपने पास 1.5 मंथ है, करीबन करीबन 1.5 महीना है जो टाइम पीरियड बचा है अपने एग्ज़ाम के लिए, जनवरी फरवरी के लिए। कई लोग आप में से, आपने सबने अलग अलग डेट्स सेलेक्ट करी होगी, तो कई लोग फरवरी में दे रहे होंगे, कई लोग जनवरी में दे रहे होंगे। अब बात यह है कि अपन तो बात करते हैं कि लास्ट 1.5 महीने में आपकी, इन लास्ट 1.5 महीने में 31 दिसंबर तक का टाइम मानते हैं अपन एक बार, क्योंकि बाकी टाइम अपन अपने, अगर आपने डेट आगे की सेलेक्ट करी है तो अपनी प्रैक्टिस को दे सकते हो, टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो ज़्यादा और ज़्यादा। तो अब इस बीच में अपनी ये 1.5 महीने के अंदर कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो एक सिस्टमेटिक स्टडी ज़रूरी है एग्ज़ाम पास करने के लिए, जैसा आपको पता है। तो उसी के रिगार्डिंग अपन ने आज वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो जो है उसी के रिगार्डिंग है। तो आपको पता है स्टूडेंट, अभी एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन आपने कर ही लिया है। अब मान लेते हैं स्टूडेंट आपने एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन जो है वो जनवरी फरवरी के लिए कर लिया है। ऑब्वियसली कर ही लिया होगा, या फिर नहीं किया है तो 2-4 दिन में कर लेना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि डेट्स जो होती है वो फिल होती रहती है। जैसे जनवरी फरवरी में आपको पता है कि कोई सी भी डेट आप सेलेक्ट करके एग्ज़ाम दे सकते हो, तो वो डेट जो है वो रेगुलरली फिल होती रहती है, ठीक है। तो आप अगर जॉब में हो तो आप चाहोगे कि सैटरडे संडे मैं एग्ज़ाम दे दूँ जाके, तो अभी से आपको वो फिल करना पड़ेगा। अगर कर लिया है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लो। अभी करा होगा क्योंकि आपने ऑफ़र भी गया था रिसेंटली 50% का, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाया था सेपरेट। आपके दिवाली के ब्रेक्स भी ख़त्म हो गए हैं सबके, ठीक है। तो अब बात आती है कि क्योंकि दिवाली एक ऐसा टाइम रहता है कि जिसमें लॉन्ग ब्रेक होता है, 10-12 दिन का हम लोग ब्रेक लेते हैं, 10 डेज़ के आसपास का। तो एक माइंड जो है वो दिवाली के अंदर ही वैसा ही घूमता रहता है। सोशल मीडिया से हम ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। कई लोग जो है वो सोशल मीडिया उस टाइम पे ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं दिवाली पे। तो अब जो वक्त है वो है डिटैचमेंट का, ठीक है ना, अपने आप को आइसोलेट करने का। तो सबसे बड़ी बात आती है, अब आप अपने आप को क्या करिए, आइसोलेट करिए। फर्स्ट स्टेप तो ये है, मतलब आपको जो दुनिया है उससे थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। कितने महीने, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ तब तक बस। उसके बाद तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप कुछ कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सोशल मीडिया चलाइए, कैसे भी करिए, बट एटलीस्ट एग्ज़ाम तक तो आपको जो है अपने आप को पूरी तरीके से आइसोलेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो, आप जितना अभी फ्रेंड्स में या फिर किसी भी तरीके से आप लोगों से ज़्यादा कनेक्टिव रहोगे, तो क्या होगा, आपके दिमाग में नए नए थॉट्स आएंगे, विचार आएंगे, और वो विचार पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिविटी ज़्यादा फैलती है मार्केट के अंदर, है ना, बाहर जो है वो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो फिर आप क्या हो सकता है कि आपके जो माइंड है वो आपका कंसंट्रेट करने में आपको दिक्कत आएगी। तो जब भी मेरा भी एग्ज़ाम होता था तो सबसे पहले मैं अपने आप को, जब सीए फाइनल का एग्ज़ाम था या सीए इंटर के एग्ज़ाम थे, तो हम 3 महीने पहले अपने आप को आइसोलेट कर लेते थे पूरी तरीके से। और जिससे ही मिलना होता था कम से कम कह देते थे भाई अभी तो मिलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, एग्ज़ाम के बाद मिलेंगे, सारे काम एग्ज़ाम के बाद करेंगे, ठीक है। तो मेन बात यही है, अपने आप को आइसोलेट कर लो बिल्कुल, और नेगेटिविटी से दूर रहो, ठीक है। आपको जो है, जो एनर्जी, जो आपके एनर्जी खींचते हैं पीपल जो भी है, उनसे एटलीस्ट कुछ टाइम तक तो आपको दूर रहना है। और हो सके तो आप एनर्जी जो खींचने वाले लोग हैं उनसे तो दूर ही रहोगे, वो हमेशा ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो सबसे मेन बात, जैसे मैं अपन ने क्रक्स क्या डिस्कस किया कि अभी आपके पास 1.5 महीने है, सोशल मीडिया से दूर रहिए, लोगों से कम मिलिए, ठीक है, और अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश करिए एटलीस्ट एग्ज़ाम तक। फिर भी अगर आपको माइंड में दिक्कत आ रही है
कि सर कैसे करें, हम तो सोशल मीडिया डेली चलाने के आदी हैं, हम नेटफ्लिक्स भी देखते हैं, मूवी भी देखते हैं, है ना, और कई लोग तो टिकटॉक भी बनाते हैं, रील्स भी बनाते हैं, जो डांस की रील भी बनाते हैं, कई लोग इस तरीके से भी करते हैं। होप कि भाई आप लोग ये सब नहीं करते होंगे, कम से कम एग्ज़ाम टाइम तक तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करो, ठीक है। क्योंकि मूवी देख लेना, मूवी का मैं आपको बताऊंगा, ब्रेक्स आपको लेने हैं, बट ऐसा नहीं कि अपन डेली की डेली एक मूवी देख रहे हैं। कई लोग डेली की डेली एक वेब सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हैं अभी भी इस टाइम पे, तो उससे हमें थोड़ा सा बचना है। आप अभी से इमेजिन करो कि अगर आपका एग्ज़ाम डे होगा, ठीक है, तो उस दिन क्या आपको सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। आप एग्ज़ाम दे के आओगे, ठीक है, और तब आपसे आपके पेरेंट्स पूछेंगे या कलीग पूछेंगे, फ्रेंड्स पूछेंगे, तो उस दिन क्या सिचुएशन होगी, है ना, या अपने आप को भी आप क्या जवाब दोगे। कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम देने के बाद अपन सोचें यार मैं थोड़े बस 2 दिन और पढ़ लेता, बस 2 दिन और पढ़ लेता तो मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा चला जाता, है ना। तो कई बार जैसे आप देखोगे रिज़ल्ट जो आते हैं उसमें स्टूडेंट 350 मार्क्स, 340 मार्क्स इस तरीके से होता है, 20-20 मार्क्स से 10-10 मार्क्स से स्टूडेंट रह जाते हैं। तो हमें उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कुछ टाइम तक के लिए। तो आप रिज़ल्ट डे को इमेजिन करो अभी से ही, ठीक है ना, और आप सोचो कि अगर मैं पास हो जाऊंगा तो मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। जैसे अगर आप जॉब में हैं तो श्योर शॉट आपको जो है काफ़ी उसका बेनिफिट मिलेगा, और जॉब में नहीं हो, है ना, और आप जॉब सर्चिंग में हो, अभी आप स्टूडेंट हो, तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। भाई आपके पास एक तरीके से क्वालिफिकेशन आ जाएगी, आप अपने नाम के आगे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पेरेंट्स तो प्राउड करेंगे ही, वो तो है ही, वो सब चीज़ें तो रहती ही है। अगर आप मतलब देखोगे आपके लाइफ में पक्का श्योर शॉट चेंज आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं होता है। अगर आप जॉब में नहीं हो फुल टाइम, ठीक है ना, आप कॉलेज स्टूडेंट हो और कंसंट्रेशन बनाने में दिक्कत आती है, घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती, तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो, और अगर ज़रूरत लगती है तो, ठीक है ना। कई बार क्या होता है घर में जो है वो एनवायरनमेंट इस तरीके का नहीं हो पाता, तो हम लोग क्या है वो पढ़ नहीं पाते रेगुलर तरीके से, है ना, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। कई लोग क्या है पलंग पे बैठ के पढ़ते हैं, बेड पे बैठ के पढ़ते हैं, वो सब नहीं करना है। हमेशा पढ़ने के लिए आपको टेबल और चेयर का यूज़ लेना है, ठीक है। उससे फ़ायदा ये रहेगा कि एक तो आपको झुकना नहीं पड़ेगा, तो आपकी जो बैक है वो भी सीधी रहेगी, आपके नेक पेन भी नहीं होगा, ठीक है, ये सब तो फ़ायदे रहेंगे। और बेवजह नींद भी नहीं आएगी, है ना, ठीक है। अभी क्या है सर्दियों का टाइम आ रहा है, तो आप ऐसे कई लोग पलंग पे बैठ के रजाई लेके पढ़ने चालू कर देंगे, क्योंकि जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेगी तो दिसंबर आएगा तो फिर वो सब चीज़ें भी होती है, तो आप उन सब चीज़ों को अवॉइड करो, ठीक है ना। अगर आपको ठंड लगती है तो आप शॉल लेके बैठ सकते हो आराम से, ठीक है। सुबह सुबह का टाइम है, रात का टाइम है, लेट तक आराम से शॉल लेके बैठो और टेबल चेयर पे पढ़ाई करो, वो ज़्यादा बेटर रहता है हमेशा। लैपटॉप या टैबलेट पे पढ़ो, ठीक है, मोबाइल पे ना पढ़ो। नोटिफिकेशंस ऑफ रखो ज़्यादा से ज़्यादा। आपको पता है नोटिफिकेशन ऑफ करने का ऑप्शन होता है, आप इंस्टा चलाते होंगे, स्नैपचैट चलाते होंगे, जो भी चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, या फिर जो भी आप ऐप यूज़ करते हो उसमें नोटिफिकेशन ऑफ करने का ऑप्शन होता है। इवन आपने अगर हमारी ऐप भी डाउनलोड कर रखी है फाउंडेशन लर्निंग, तो उसमें भी नोटिफिकेशन ऑफ करने का ऑप्शन आता है, आप नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हो, जिससे कि बेवजह आपको परेशानी ना हो, बार बार आपको फ़ोन ना देखना पड़े, ठीक है। तो लैपटॉप या टैबलेट पे पढ़ोगे तो इसके ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे आपको बार बार मैसेजेस वगैरह ये सब चीज़ें नहीं देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो ये जर्नल बातें हैं कुछ। आपको एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखनी है, आपके पास 15 दिन है नवंबर के, आज का डे मिला लो तो 15 दिन है, ठीक है ना, 16 से 30 नवंबर तक, 16 से 30 नवंबर तक। तो आपको कोशिश करनी है कि नवंबर में सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि जनवरी फरवरी अगर आपने देने का डिसाइड किया है एग्ज़ाम, तो आप पहले से पढ़ रहे होंगे, मैं ये मानता हूँ, तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाना चाहिए लगभग। और अगर नहीं हुआ है तो भाई 30 नवंबर तक तो किसी भी हालत में कंप्लीट कर लो, कैसे भी करके, ठीक है। वो आपको पूरे दिन भर पढ़ना है या फिर आपको 4 घंटे पढ़ने हैं, वो आपको डिसाइड करना है। देखो एग्ज़ाम स्ट्रेटजी ऐसी चीज़ होती है जिसको हम किसी से कॉपी नहीं कर सकते। हर किसी स्टूडेंट की एग्ज़ाम स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई सीए के अंदर टॉपर की स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, तो ऐसा नहीं होता है।
हर कोई स्टूडेंट अलग होता है, उसकी स्ट्रेटजी अलग होती है। हम कुछ बेसिक जनरल बातें डिस्कस कर सकते हैं, है ना, लेकिन माइक्रो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे तो लास्ट में आपको ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि नवंबर में आपको अपना जो है कोर्स कंप्लीट कर देना है। तो सर दिसंबर में क्या करेंगे? दिसंबर में आप रिवाइज करोगे और टेस्ट दोगे जहाँ से आप, ये दो काम आपके दिसंबर में रहेंगे। ठीक है, नवंबर में आपका 30 नवंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो कैसे होगा सर कोर्स कंप्लीट? अब आप एक प्लान बनाओगे। क्या बनाओगे? अपना एक स्टडी प्लान बनाओगे। ठीक है, आप अपनी स्टडी को प्लान करो। प्लान करोगे तो फिर आप उसके हिसाब से करोगे काम, चीज़ें डिले नहीं होगी, आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा चीज़ों का। ठीक है, तो प्लान कैसे करें वो हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा, है ना। वैसे तो मैंने टाइम टेबल कैसे बनाना है इसके ऊपर जो है ऑलरेडी सेपरेट वीडियो पहले बनाया था, ये टाइम टेबल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, टाइम टेबल फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। लेकिन हम केवल टाइम टेबल डिस्कस नहीं कर रहे आज, हम डिस्कस कर रहे हैं कि ओवरऑल स्टडी या ओवरऑल स्ट्रेटजी आपकी कैसी रहनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, तो पहले तो आप एक स्टडी प्लान बना लीजिए। और स्टडी प्लान कब बनाना है? सर आज ही आपको स्टडी प्लान बनाना है। ठीक है, बिल्कुल आज ही आपको स्टडी प्लान बनाना है। अभी इस वीडियो के ख़त्म होते ही आपको 2 घंटे ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है अपनी स्टडी प्लान में। ठीक है, और जब आप बना लो स्टडी प्लान तो इस वीडियो पे कमेंट भी कर देना, हाँ सर मैंने वीडियो के बाद ये स्टडी प्लान बना लिया है अपना। ठीक है, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा। ठीक है, सिंसेरिटी आपको दिखानी पड़ेगी जनवरी फरवरी अटैम्प्ट के लिए, क्योंकि तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। स्टडी प्लान आपका रिटर्न होना चाहिए, पेपर पेन लेना तब बनाना, ऐसा नहीं कि आप नोट्स में बना रहे हो बैठ के, है ना, मोबाइल के अंदर बना रहे हो, मोबाइल के अंदर नोट्स खोल के, ऐसा नहीं करना। ठीक है, कॉपी पेन लेके या कोई डायरी लेके उस पर स्टडी प्लान बनाना। ठीक है, जॉब गोइंग स्टूडेंट, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए वो अलग अलग होगा, ऑब्वियसली बात है। जॉब गोइंग स्टूडेंट्स के पास थोड़ा सा समय कम होता है, टाइम कम होता है, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, उनको ऑफिस जाना होता है, तो उनके लिए वो अलग होगा। और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के पास थोड़ा सा समय जो है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो वो आपको अपने हिसाब से देख के बनाना है। जैसे मैंने बताया, देखो क्या है कि चीज़ों की स्ट्रेटजी कभी भी सेम नहीं हो सकती है ना। ठीक है, ये दोनों स्ट्रेटजीज क्या होगी, अलग अलग होती है। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए तो टाइम ज़्यादा है, तो उनको ज़्यादा टाइम डिवोट करना है, ऑब्वियस सी बात है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है अभी। और जॉब गोइंग स्टूडेंट्स के पास टाइम कम है, उनको एफिशिएंसी दिखानी है अपनी, जितना टाइम है उसको ढंग से यूज़ करना है। टाइम वेस्ट करने के लिए तो बिल्कुल है ही नहीं हमारे पास, वो तो हम सोच ही नहीं सकते। ठीक है, जॉब गोइंग स्टूडेंट ने एक प्लान कर रखा होगा पहले से ही माइंड के अंदर कि मुझे छुट्टियां लेनी है ऑफिस से, तो वो लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको 2 महीने की छुट्टी लेनी चाहिए, वो वैसे आप पे डिपेंड करता है आप कितनी लेना चाहते हो, क्या आपके ऑफिस में सिचुएशन चल रही है, कितनी आपकी छुट्टियां बाकी है, वो सब चीज़ें आपकी कंसिडर होगी। लेकिन देखो मेन बात ये है कि ज़्यादा दिन की छुट्टियां नहीं रिक्वायर्ड होती। पर्सनली तो मेरे को ऐसा लगता है भाई 20 दिन की भी ले ली, 15 दिन की ले ली, इतनी मिल जाए तो भी बहुत है। पहले तो ऑफिस में तो थोड़ा सा दिक्कत ही रहता है छुट्टी लेने का, बट आपको उसको लेके परेशान नहीं होना। और आपको ये नहीं सोचना कि जिस दिन मेरे को छुट्टी मिलेगी मैं उस दिन से तैयारी करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको आज 15 मिनट भी मिल रहे हैं तो 15 मिनट भी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है तो समय का बिल्कुल जो टाइम का है वो बिल्कुल आपको कह सकते हो कि आपको सदुपयोग करना है, अच्छे से यूज़ करना है। एक है बात री अटेम्प्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, कई लोगों का जो अटेम्प्ट नहीं हो पाया क्लियर, जिन्होंने सितंबर दिया था उनका रिजल्ट आ गया है, कल ही आया था लास्ट, तो जिनका नहीं हो पाया, ठीक है, तो उनको क्या करना है, उनको वापस से देना है एग्ज़ाम, या फिर जो मई जून दिया था जिन्होंने उनको दोबारा देना पड़ेगा अगर उनका नहीं हुआ तो क्लियर। तो री अटेम्प्ट स्टूडेंट्स को किस पे ज़्यादा फोकस करना है सर? प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है, प्लस अपने वीक एरिया ज़्यादा निकालने हैं। भाई किस किस में वीक हैं हम, तो जिस जिस टॉपिक में वीक है उधर आपको ज़्यादा क्या करना है, फोकस करना है, राइट। फिर आपको शॉर्ट एनालिसिस करना है रेगुलरली। ठीक है, शॉर्ट एनालिसिस मतलब कि आपके स्ट्रेंथ वाले एरिया कौन से हैं और वीक एरिया क्या है। भाई ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। देखो क्या होता है कि हर स्टूडेंट का कुछ एरिया होता है, कईयों को प्रैक्टिकल अच्छा लगता है, कईयों को थ्योरी अच्छा लगता है। ठीक है, प्रैक्टिकल में भी
हो सकता है कुछ टॉपिक थोड़े से ज़्यादा परेशान करते हों और कुछ टॉपिक जो है वो ठीक लगते हो, इंटरेस्टिंग हो, है ना। कईयों को थ्योरी बहुत अच्छा लगता है पढ़ने के अंदर, कि थ्योरी उनका बहुत स्ट्रांग होता है। तो आपको अपने स्ट्रेंथ पे ज़्यादा काम करना है ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका प्रैक्टिकल ज़्यादा स्ट्रांग है तो आपको प्रैक्टिकल पे हमेशा अपने होल्ड बना के रखना है। आपको कोशिश करनी है कि यार मेरा ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए भाई। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ मैं, CMA की, ये चारों सेक्शंस प्रैक्टिकल होते हैं। EF थ्योरी होता है थोड़ा सा, E ऑडिट वाला पार्ट है, थोड़ा बहुत उसमें चेंज हुआ है, F भी थ्योरी है, पूरा टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है। तो जैसे आपको थ्योरी में है, तो थ्योरी में आपको, जिनको प्रैक्टिकल ज़्यादा पसंद है, तो थ्योरी में थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, लैकिंग एरिया वहाँ पे निकाल के, ढूंढ के निकाल के। और चाहे आप 15-15, 20-20 मिनट भी थ्योरी डेली पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि आप उसको इग्नोर कर दो कि भाई मेरे को थ्योरी समझ में नहीं आती तो मैं थ्योरी छोड़ दूंगा। जिनको थ्योरी ज़्यादा अच्छी लगती है तो उनके लिए सेक्शन EF अच्छा पॉइंट है। ABCD में भी उनको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि थोड़ा B आप कह सकते हो, B में भी थोड़ी सी थ्योरी है, स्ट्रेटजी रिलेटेड पार्ट है थोड़ा सा, वो थोड़ा थ्योरी है, लेकिन उधर आपको जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें सबसे बड़ा, कि आप अपनी वीकनेस को पकड़ के मत बैठ जाना, ठीक है। आप अपनी वीकनेस को पकड़ के मत बैठ जाना, मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि हम जो वीक पॉइंट है वहाँ पे उसी के ऊपर केवल फोकस कर रहे हैं, है ना, और उसको लेके परेशान हो रहे हैं। कई बार स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि जैसे उनको एक टॉपिक समझ में नहीं आया तो वो उसके पीछे पड़ जाते हैं 10 दिन 15 दिन, है ना। तो उस टॉपिक के पीछे पढ़ना क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम आप जानते हैं 500 मार्क्स का है, कभी भी 100% जो है मार्क्स ऐसा आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है पास होने के लिए, 72% पासिंग मार्क्स है। तो मान लो मुझे ना, सपोज मैं स्टूडेंट हुआ, मेरे को लीज वाला टॉपिक नहीं आता समझ में, ठीक है, या फिर डेफर टैक्स में दिक्कत आती है, या फिर कॉस्टिंग के किसी पार्ट में दिक्कत आती है, या फिर मेरे को ऑडिट में थोड़ा सा इशू है, तो कोशिश करेंगे हम उसको ठीक करने की, लेकिन उस पर स्टक नहीं हो जाएंगे और उसके चक्कर में दूसरी चीज़ें ख़राब नहीं करनी है। सारी चीज़ें पढ़नी है क्योंकि सब एग्ज़ाम में आएगा। एग्जामिनर ऐसा नहीं होता कि आपको जो टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है केवल उसी में से ही क्वेश्चन देगा, ठीक है, और उसका उल्टा भी नहीं होता कि आपको जो टॉपिक इजी लगता है उसी में से क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो सबको बराबर वेटेज देना है, आपकी नज़र में सारे टॉपिक्स इक्वल होने चाहिए। और अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा समझ में, तो आप अगर 1-2 टॉपिक है तो ऐसा नहीं कि आप उसके पीछे पड़ जाओ, टाइम जब बहुत ज़्यादा ख़राब कर दो, दूसरे टॉपिक की कॉस्ट पे वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। पहले दूसरे टॉपिक निकाल लो, फिर लास्ट में जब टाइम मिले तो वो टॉपिक पढ़ लेना जिसमें आपको डिफ़िकल्टी आ रही है। सीधी सीधी बात ये है, ठीक है ना। एग्ज़ाम में भी ये पॉइंट याद रखना है। एग्ज़ाम में कैसे कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ना, आप कुछ कैलकुलेट कर रहे हो या फिर आप थ्योरी का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है यार मैं कर सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ, थोड़ा टाइम देता हूँ, आपको उसको वहाँ पे सॉल्व करने की, ऐसा नहीं कि मैंने ठान लिया आज तो मैं इसको सॉल्व करके जाऊँगा, ऐसा नहीं करना है। उसके चक्कर में दूसरे क्वेश्चन ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ना है, फिर बाद में देख लेंगे, सीधी बात ये है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो आप टाइम टेबल बनाओगे, अपना स्टडी प्लान बनाओगे, ये आवर बेस नहीं होना चाहिए बल्कि आउटकम बेस होना चाहिए। क्या मतलब है सर इसका? ऐसा नहीं कि हम दोपहर में या सुबह उठ के 1 बजे से लेकर, सुबह उठ के मान लो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक ये टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, या फिर 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ऐसे पढ़ेंगे, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपका जो प्लान रहेगा वो आउटकम बेस रहना चाहिए। आउटकम बेस मतलब कि जैसे 30 नवंबर तक हम बना रहे हैं प्लान अभी कि सिलेबस कंप्लीट करने का, तो आप अपने हिसाब से सोचो कि भाई मेरे को 5 दिन चाहिए सेक्शन ए में, 4 दिन चाहिए बी में, सी में इतने दिन चाहिए, डी में इतने दिन चाहिए, ई में इतने दिन चाहिए, एफ में इतने दिन चाहिए। उसको ऐसे डिवाइड करो, ना कि आवर बेस पे, राइट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपन को उसको आउटकम बेस पे काम करना है, ना कि आवर बेस पे। कई स्टूडेंट मॉर्निंग में पढ़ते हैं, कई स्टूडेंट नाइट में पढ़ते हैं, ठीक है, वो उनकी पर्सनल चॉइस होती है, सबको अपने अपने टाइम के हिसाब से अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने हमेशा रिकमेंड किया है, जॉब गोइंग स्टूडेंट्स को मॉर्निंग में ज़्यादा फोकस करना चाहिए पढ़ने पे, क्योंकि आप क्या है, अगर जॉब जा रहे हो तो अभी, है ना, ठीक है, छुट्टी ले ली तो कभी भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप जॉब जा रहे हो
तो मॉर्निंग में आपको ज़्यादा टाइम निकाल के पढ़ लेना चाहिए, वो बेटर रहेगा आपके लिए। तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि देखो मॉर्निंग में अपने पास ज़्यादा एनर्जी रहती है, अपने पास जो हम लोग एनर्जी लेके, क्योंकि रात को हम थके हुए आते हैं ऑफिस से, ठीक है, और उसके बाद अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमें चीज़ें लेट समझ में आएगी, एफिशिएंसी थोड़ी सी कम रहती है। मॉर्निंग में एफिशिएंसी, आप फ्रेश उठते हो बिल्कुल, है ना, तो मॉर्निंग में एफिशिएंसी ब्रेन की ज़्यादा रहती है, तो ज़्यादा बेटर है कि आप क्या करिए, मॉर्निंग में पढ़ाई करिए, ना कि नाइट में, जॉब गोइंग स्टूडेंट। और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है वो तो हमारे कभी भी पढ़ सकते हैं और पढ़ना ही चाहिए, उनको दिन भी पढ़ना है, सुबह भी पढ़नी है, रात भी पढ़ना है ना, लेकिन वो स्ट्रेच कर सकते हैं अपने हिसाब से टाइम। कई लोग रात को दो तीन तीन चार चार बजे तक पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 3 4 बजे तक पढ़ोगे तो अगले दिन आपका नेक्स्ट लेट उठोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, आप कर सकते हो, वैसे भी आपकी मर्जी है। जैसे मैं स्टूडेंट था जब, तो मैं सीए फाइनल के अंदर मेरा ये रूटीन था कि मैं रात को शाम को 7 बजे, ठीक है ना, पढ़ने बैठता था, जब लास्ट के 3 महीने बचे थे एग्ज़ाम के, क्योंकि तब इस तरीके से पढ़ाई करते थे, कहीं जाना नहीं होता था, बिल्कुल पैक थे। तो शाम को 7 8 बजे पढ़ने बैठते थे और अगले दिन सुबह 7 बजे तक मैं रेगुलरली पढ़ता था, ठीक है ना। ये आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, कर पाओ तो कर लेना, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल रहता है ना। अगर आपको लगे तो ठीक है, सीए फाइनल में थोड़ी सी कठोर ची होती है पढ़ाई, तो इसलिए, और हम उस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत भी थी, तो वो सब चीज़ें थी। बट अगर आपको लगे तो आप कर सकते हो रात को पढ़ाई, उसमें कोई, वो आपके ऊपर चॉइस है ना, आपके ऊपर कॉल है, वो आप डिसाइड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है, जब भी आप टाइम टेबल बनाओगे, जैसे अभी आप टाइम टेबल बनाओगे तो ये 3 फेजेस में बनाना है आपको, 3 पार्ट्स में बनाना है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, कोर्स कंप्लीट कब तक होना चाहिए, 30 नवंबर तक कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा पार्ट, आप रिवीजन और टेस्ट का जरूर रखिए। दिसंबर में आपका जो टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो रिवीजन और टेस्ट में जाएगा। और अगर आपने एग्ज़ाम जो है जैसे 15-20 जनवरी है, या लास्ट में है जनवरी के, या फेबररी है, तो बाकी सारा टाइम भी आपका टेस्ट और रिवीजन में जाना चाहिए, ठीक है। मेनली फिर टेस्ट में तो ज़्यादा टाइम, जहाँ पे दिक्कत आ रही है उस टॉपिक को उठा के वापस से रिवाइज कर लो, सिंपल बात ये है। आपको डेली बेसिस पे टारगेट सेट करने हैं कि भाई डेली मेरे को कितना पढ़ना है, ठीक है। तो आपने जैसे बोला कि मेरे को 5 दिन के अंदर सेक्शन ए रिवाइज करना है, पूरा कंप्लीट करना है। मान लो अभी आप 30 नवंबर तक आप कर रहे हो कंप्लीट, तो आपको 5 दिन में सेक्शन ए कंप्लीट करना है। तो आपको डेली टारगेट सेट करने पड़ेंगे कि यार मैं आज 4 टॉपिक कंप्लीट करूँगा, कल फिर 4 कर दूंगा, ऐसे करके 15 टॉपिक हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि 5 दिन से पहले ही हो जाए, ठीक है ना, उसको आगे स्ट्रेच नहीं करें किसी भी केस में। देखो मेन बात यह है कि दिसंबर में, जैसे आपको पता है क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर भी आएगा, ठीक है ना, तो उसमें आपको अपना थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, कोशिश करनी है कि भाई अपन उसमें जो है वो क्रिसमस न्यू ईयर अगले साल मना लेंगे, इस साल अपन थोड़ा सा उसको, ठीक है ना, बोल देंगे भाई कि नेक्स्ट, दोस्तों को जो है आप अपने बोल सकते हो कि यार पार्टी अब नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, इस साल थोड़े से मेरे एग्ज़ाम है। मतलब ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये आपको अपने अंदर कंट्रोल करना पड़ेगा इस चीज़ का। टेस्ट असेंशियल है, ठीक है ना, किसी भी केस में इग्नोर नहीं करने हैं। कम से कम एक पार्ट के 2000 MCQ लगाने हैं 3 बार। मैंने आपको ये बात बहुत बार रिपीट करी है, क्लासेस में भी रिपीट करी है कि हमें 2000 MCQ सॉल्व करने हैं 3 बार, एक ही तरह के MCQ करने हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप 2000 MCQ आपने पहले सॉल्व कर लिए, फिर नए कहीं से और 2000 MCQ ले आए, और फिर अगली बार फिर नए कहीं से ले आए, तो ऐसे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा कभी भी। आपको सेम MCQ की प्रैक्टिस करनी है, 3 बार कर लो, 4-5 बार कर लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन 3 बार तो करके जाना ही है। जब भी पहली बार MCQ करोगे तो आपका स्कोर कम आएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है 40-50% भी आए। आपको स्कोर नहीं देखना उस केस में, आपको ये देखना है कि मेरे को क्वेश्चन से कितना समझ में आ रहा है जब आप पहली बार MCQ कर रहे हैं, तो ठीक है, कि आप क्वेश्चन से कितना ग्रैब कर पा रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस केवल स्कोर देख के आप परेशान हो जाएं, आप सीखें उस क्वेश्चन से कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट नया है, या फिर मैंने क्या गलती करी। MCQ टेस्ट इसलिए होते हैं, केवल ये नहीं कि हम जो है मार्क्स देख के या तो खुश हो जाएं या उदास हो जाएं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और ये नहीं कि ना, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट है ना, बोलते हैं कि सर MCQ में मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं तो डिप्रेशन में जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो डिप्रेशन नहीं होता वो, ठीक है एक दिन की चीज़ें हैं वो केवल। तो उसमें आप क्या करिए कि भाई थोड़ा सा उससे बस सीखिए
और परेशान मत हुइए, नेक्स्ट टाइम में आपका स्कोर अपने आप इंप्रूव हो जाएगा अगर आप पहली बार में अच्छे से अलर्ट रह के पढ़ोगे तो। जैसे मैंने बताया, आप टेस्ट से सीखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल अपन उसको टेस्ट को मार्क्स के लिए देख रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब बात आती है कि सर याद नहीं होता चीज़ें, है ना, कैसे, या फिर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, कुछ कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है। तो देखो, एक चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है ना। जब मैं मतलब अभी 3-4 साल पहले, क्योंकि मैं डिफरेंट बुक्स पढ़ने का मतलब मेरे को हैबिट है, ठीक है, तो मैं एक बार 11th क्लास की साइकोलॉजी की बुक पढ़ रहा था, 11th-12th की साइकोलॉजी की बुक NCERT से होती है, ठीक है ना, वो पढ़ रहा था। तो उसमें कुछ चैप्टर अच्छे लगे मेरे को, कि जैसे हम सीखते कैसे हैं, लर्न कैसे करते हैं, क्यों हम भूल जाते हैं, फॉरगेटिंग पे एक चैप्टर है ना, आपको मिल जाएगा अगर आप देखोगे तो 11th-12th की NCERT, और गूगल पे डालोगे तो NCERT का आपको ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, और वहाँ पे आपको ऑफिशियली वो 11th और 12th की क्लास के पूरे चैप्टर्स मिल जाएंगे, बुक मिल जाएगी बेसिकली। तो देखो होता क्या है कि जब है ना हम कुछ पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ट्रेसेस बनते हैं, ये जो डॉट्स हैं ये एक तरीके से ब्रेन में आपके ट्रेसेस बन रहे हैं। अगर आप काफ़ी टाइम तक, मतलब मान लो पढ़ने के बाद 1 या 2 दिन तक इनको वापस से नहीं देखोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो ये सारे ट्रेसेस आपके दिमाग से फेड हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप कोई चीज़ पहली बार पढ़ो तो उसको आपको विदिन 24 आवर्स उसको रिवाइज करना चाहिए, सीधी बात यह है, ठीक है। दूसरी बात कि हम उसको और कैसे याद रख सकते हैं। देखो, याद करने के कई तरीके होते हैं। एक तो होता है मल्टीपल रिवीजन। कई लोग है ना याद करते हैं, अपना दिमाग ब्लॉक करके भी याद कर सकते हैं, भाई उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन वो चीज़ें याद कर रहे हैं और उनको याद हो भी रही है, क्योंकि वो मल्टीपल रिवीजन कर रहे हैं, एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। कई लोग इस तरीके से भी याद करते हैं, ज़्यादातर ऐसा थ्योरी सब्जेक्ट्स में देखने को मिलता है। अपने एग्जाम में ये सब चीज़ें काम कम करती है, ठीक है ना। आप बिल्कुल ब्लॉक करके दिमाग को याद नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे मेन चीज़ क्या है, मल्टीपल रिवीजन रखो, बट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए किसी भी टॉपिक को रिलेटेड। आप अगर कैश फ्लो पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप इनडायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हो या डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हो, तो उससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बेसिकली फंडा क्या है, कि कैसे अपन प्रॉफिट से कैश फ्लो पे पहुंच रहे हैं, उसके पीछे क्या हम ऐसे सोच सकते हैं क्या, बैठे बैठे किसी ने पूछ लिया कि यार कैश फ्लो कैसा होता है, आपसे किसी नॉन कॉमर्स बंदे ने पूछ लिया, तो क्या आप उसको बता सकते हो कि ये कैश फ्लो कैसे होता है ना, इसका ये काम कैसे करता है, ये मीनिंग क्या होता है इसका। या फिर किसी ने पूछ लिया पार्ट 2 में, मान लो ऐसे ही किसी ने चलते चलते पूछ लिया यार डेरिवेटिव क्या होता है बताना जरा, ठीक है, या फिर हेजिंग क्या होता है ये बताना जरा, तो आप क्या सिंपल लैंग्वेज में उसको बता पा रहे हो क्या। तो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग खुद की होनी चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। तो जितना आप कॉन्सेप्चुअली सीखोगे वो चीज़ याद रख, तो वो चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी, ठीक है। मेमोरी के कई पार्ट होते हैं, मैं ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, बट एक होती है सेंसरी मेमोरी, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी मतलब जैसे कि मैंने कोई चीज़ देखी, मेरे सामने कैमरा है, मैंने देखा और दूसरी तरफ निगाह घुमा ली, लेकिन वो मेरे कैमरा 2-3 सेकंड तक माइंड में रहा, आंखों पे छप गया, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मेमोरी जो है वो काम आती है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, ठीक है, कि हम कुछ चीज़, फ़ोन नंबर किसी ने बोला 96 है ना, तो वो हम याद रख पा रहे हैं, हाँ 96, 2-3 सेकंड तक दिमाग में याद रहेगा तो लिखने का टाइम मिल पाएगा। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी जो कुछ दिन तक हमारे दिमाग में रहती है, ठीक है। सेंसरी मेमोरी में जब हम अटेंशन देते हैं किसी भी चीज़ पे तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ें जाती है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने का प्रोसेस होता है मेनली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो ये दिमाग में जो ट्रेसेस हैं ये क्या हो जाएंगे, आपके फेड नहीं होंगे, प्लस ये आपस में डॉट्स की तरह कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। आपने कभी स्टोरी सुनी होगी कनेक्टिंग डॉट्स, ठीक है, तो ये डॉट्स भी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप कर सकते हो जैसे आपको करना है, बट मेरी रिकमेंडेशन है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमेशा रखना, मल्टीपल रिविजन्स तो आपको करने ही है, उसमें तो कोई आपको लैगिंग एरिया छोड़ना ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है फोटो और पिक्चर से याद रखोगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। जैसे आप कोई मान लो कि थ्योरी का टॉपिक याद कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसकी फ़ोटो देखो, इसलिए मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब अपनी बनाता हूँ तो उसमें फ़ोटो डालने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा याद रहेगा। खुद से गूगल सर्च करोगे थोड़ा बहुत
तो भी अच्छा याद रहेगा, क्योंकि आप जिसमें आप खुद मेहनत करते हो तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहती है। नेक्स्ट आते हैं आपको क्या नहीं करना है, मिस्टेक्स क्या आपको अवॉइड करनी है। सबसे बड़ी बात, डोंट गो टूवर्ड्स मल्टीपल सोर्सेस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सब टेलीग्राम पे एक्टिव रहते हो, टेलीग्राम पे ग्रुप्स बने हुए हैं, है ना। आप सोचोगे कि यार मैंने तो ये क्लास के सारे नोट्स देख लिए, क्लासेस भी देख ली है, तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि कोई दूसरी बुक पढ़ लेता हूँ। हॉक पढ़ ली है तो ग्लैम के पीछे भाग जाता हूँ, बैकर पढ़ लेता हूँ, वाइले पढ़ लेता हूँ। नहीं करना भाई, ऐसा नहीं करना, ये गड़बड़ है पूरी की पूरी। ठीक है, आपको केवल सिंगल सोर्स पे रहना है। देखो कोई भी बुक वाला बुक बनाता है, चाहे हॉक बनाए, चाहे वाइले बनाए, चाहे ग्लैम बनाए, चाहे बैकर बनाए, कोई भी बनाए, और भी बहुत सारे बुक्स हैं। तो ये सब बुक्स है ना, बहुत सोच समझ के, बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस से गुजरती है। तो इनमें कंटेंट अच्छा होता है, आप एग्ज़ाम पास इजीली कर सकते हो एक बुक पढ़ने के बाद, उसमें कोई बात नहीं है। तो आप कभी भी ऐसा नहीं हो कि भाई आप फोमो में रहें कि फियर ऑफ मिसिंग आउट के, यार मेरा तो जो दोस्त है वो ये वाला पढ़ रहा है मटेरियल, है ना। तो ऐसा मत करना, एक ही मटेरियल पढ़ना है, एक मटेरियल से आराम से आप पास हो जाओगे। मल्टीपल सोर्सेज से कहीं कुछ अलग लिखा हुआ है, कंफ्यूज हो जाओगे। बोलने का तरीका अलग होता है बुक्स का आपस में, है ना, स्टेटमेंट्स अलग होते हैं, एक ही तरीके को दो तरीके से लिखा जा सकता है। मेथड अलग होते हैं हर चीज़ के करने की, क्या दिक्कत है। जैसे मैथ्स में एक ही आंसर को निकालने के कई तरह के मेथड हो सकते हैं, सेम टू सेम अकाउंट्स में भी होते हैं। आपका मेन एग्ज़ाम MCQ का है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मल्टीपल सोर्सेज पे नहीं जाना है, सोशल मीडिया आपको अवॉइड करना है। सबसे मेन बात यह है, टेलीग्राम पे भी इवन आपको म्यूट रखना है अपने आप को, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप उधर जाके बार बार चैट देख रहे हो, ठीक है, ग्रुप्स चेक कर रहे हो, वो सब आपको अभी नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, हॉक, वाइले, ग्लैम वगैरह, इन सब में कंफ्यूज नहीं होना, सब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, ठीक है। एक ही टॉपिक पे स्टक नहीं होना, मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है। अगर एक टॉपिक पे दिक्कत आ रही है तो उसको सबसे लास्ट में देख लेना, पहले बाकी सारे टॉपिक कर लो, ठीक है। इससे आपके मन में कॉन्फिडेंस आएगा, हो सकता है लास्ट में वो टॉपिक आपका अपने आप ही क्लियर हो जाए। बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात है आपका हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ और वेलनेस का ध्यान रखना। आपको डाइट और स्लीप पैटर्न, उस पर आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो क्या है कि अभी जो है वो मतलब आप पढ़ोगे बिल्कुल 2 महीने 1.5 महीने आपको लगातार पढ़ना है, 1.5-2 महीने कम से कम। तो और सिटिंग भी लंबी रहेगी, है ना। तो हो सकता है कि आपके पेन चालू हो जाए, बैक पेन हो जाए, है ना, भगवान ना करे ऐसा हो। बट ये सब चीज़ें आपको भाई दिक्कत कर सकती है। प्लस सर्दी भी चालू हो रही है ना। तो किसी को मान लो ठंड लग गई, 4-5 दिन खराब हो गए, गला खराब हो गया, सर मेरा तो जुकाम हो गए, है ना। कई लोगों को अभी डेंगू हो गया था, अभी डेंगू वाला टाइम चल रहा था, चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह। तो ये सब चीज़ों से अपने को बचना है। तो सर क्या करना है? पहली बात तो ये है कि अपने खाने पे कंट्रोल रखना है, बाहर का खाना नहीं खाना है कुछ टाइम तक, है ना। खाना घर का खाना है, न्यूट्रिशियस फूड लेना है। न्यूट्रिशियस फूड मतलब जैसे फ्रूट्स खा लो, अभी जो जो फ्रूट्स आ रहे हैं मार्केट में वो खा लो, मौसम के हिसाब से जो भी फ्रूट आ रहे हैं वो खाते रहो रेगुलर तरीके से, डेली की डेली 2 फ्रूट 1 फ्रूट खाओ, है ना, वो ठीक रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट चीज़ आपको जो है, जैसे मैंने बताया, जंक फूड नहीं खाना है, क्योंकि आप खाओगे तो वो भारी होता है ना, उसको नींद आती है उसके बाद। तो खाया वो तो गड़बड़ हुआ ही, और 2-3 घंटे उसके बाद और ख़राब हो गए। प्लस जब भी खाना खाओ तो थोड़ा सा कम खा लो, 10-20% कम खाओ, है ना। अब आप दोपहर में मान लो खाना खा लिया आपने बहुत सारा, और फिर पढ़ने बैठोगे तो पक्का नींद आएगी। तो भाई हमने 70% खा लिया, 60% खा लिया, फिर 2 घंटे बाद फिर खा लिया, ठीक है, ऐसा करो। फिर स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है, रेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, उसको अवॉइड नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप है ना अपने सोने के टाइम में कटौती करते हो, ये नहीं करना है। ये आपको चीज़ एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट है ना एग्ज़ाम में जो है वो कम नींद लेके जाते हैं, तो पेपर क्या होता है, आपको जहाँ पे 6 लिखा हुआ है वो कुछ और ही दिख जाएगा, आपको 9 दिख जाएगा वो वहाँ पे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो के प्रॉपर जाना है, अभी से ही
रेगुलर ढंग से सोना है, मतलब आपको कम से कम 7 आवर्स की नींद जो है वो सफिशिएंट रहती है। 7 to 8 आवर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। बहुत ज़्यादा नहीं सोना ऑब्वियसली, है ना, आलस आएगा, और बहुत कम नहीं सोना दिक्कत करेगा, ठीक है, अगला दिन भी ख़राब हो जाएगा। तो 7 आवर्स 8 आवर्स जो है वो सफिशिएंट रहता है, ठीक है ना। बाकी आपकी बॉडी क्या डिमांड करती है वो उस पर डिपेंड करता है, बट इतना मोर देन सफिशिएंट है, बट ये लेना है, ठीक है ना, इसको अवॉइड नहीं करना है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि एग्ज़ाम वाले दिन बहुत कम सो के जाते हैं, पूरी रात भर पढ़ते रहते हैं। एग्ज़ाम वाले दिन क्या होता है, वहाँ पे जाके फेंट हो जाते हैं कई लोग, है ना। कई बार स्टूडेंट मैसेज करते हैं, कई बार उनको वॉमिट आ जाती है वहाँ पे जाके, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि आता हुआ पेपर पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, प्रॉपर नींद लेनी है, प्रॉपर खाना खाना है, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स खा लो, ड्राई फ्रूट्स में जैसे अभी ये अखरोट होते हैं, वॉलनट्स होते हैं, ये खा लो, इसमें अच्छा जो है विटामिन B12 भी होता है। आपके ब्रेन के लिए उसको बहुत ज़रूरी है, ब्रेन को बहुत ज़रूरी है विटामिन B12, ठीक है। ऐसे करके कई सारी चीज़ें आप खा सकते हो। तो जैसे हमने बात करी, डेली वॉक कर लो। सबसे बढ़िया एक्सरसाइज क्या है, डेली वॉक कर लो। बिल्कुल पढ़ाई के प्रेशर में भी वॉक कर लो आराम से, डेली की डेली। सुबह सुबह कर लो वॉक, या शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉक करने के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो शरीर को जो फ़ायदा मिलेगा, प्लस क्या है, आपको याद रहेगा। कैसे? हम एग्ज़ाम से पहले क्या करते थे कि, या फिर मतलब अभी भी, जैसे क्या होता है, मैं कोई टॉपिक पढ़ता हूँ नया, कुछ मैंने नया पढ़ा, तो फिर उसके बाद वॉक पे निकल जाता हूँ। जब जाना होता है, वो रेगुलरली वॉक होती है, तो वो वॉक पे जब जाते हैं तो वो टॉपिक माइंड में चलता है फिर, ठीक है। वो टॉपिक को शुरुआत से रिवाइज करने का मौका मिलता है वॉक करते समय, क्योंकि किताबें तो रहती नहीं है, मोबाइल रहता है पॉकेट में। तो आराम से फिर आप क्या कर सकते हो, वॉक करते करते वो पूरा टॉपिक माइंड में आपके घूम सकता है। तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये कर सकते हो। जैसे आप आधे घंटे वॉक के लिए जा रहे हो, तो आधे घंटे में आप जो आपने एक दिन पहले पढ़ा है या सेम डे पढ़ा है, वो पूरा रिवाइज कर सकते हो आप उस टाइम पे। तो वॉक करने का ये बहुत अच्छा फ़ायदा है, इसलिए वॉक कर लो, शरीर भी सही रहेगा और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा निकलेगा, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज करते हो, मेडिटेशन करते हो तो बढ़िया बात है, प्राणायाम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। प्राणायाम कर लिया अपन ने, एक्सरसाइज कर ली, अगर टाइम मिलता है तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अवॉइड नहीं करो तो बढ़िया है। 1 घंटे तो कम से कम अपने शरीर पे दो रेगुलर तरीके से, आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी, ठीक है ना। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, कम से कम 10-12 दिसंबर तक, 10-15 दिसंबर तक भी आप वीक में एक ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। मतलब पूरा डे मत लगाना ब्रेक के लिए, वीक में एक ब्रेक ले लो, ये ठीक है, सफिशेंट है। आप संडे ले लो, सैटरडे ले लो। उसमें क्या करें सर, अब उसमें आप मूवी भी देख सकते हो, आप चाहो तो बाइक अगर चलाने का शौक़ है तो बाइक से निकल जाओ, है ना। अब मेरे को तो क्या है, बाइक चलाने का शौक़ है, तो फिर मैं तो कभी ब्रेक लेना होता है तो मैं डायरेक्टली बाइक चला के और कहीं निकल जाता हूँ, है ना। बट अगर है आपको ऐसा शौक़ है, एक्टिवा वगैरह चलाते हो, बाइक चलाते हो या पेंटिंग करते हो, जो भी करते हो, है ना, वो करो। हफ्ते में एक दिन अपने पे दो, पूरा दिन मत देना, हाफ डे भी सफिशिएंट रहता है, ठीक है। 4-5 घंटे दे दिए, 6-7 घंटे दे दिए, किसी से मिल लिए, है ना। बट ज़्यादा लोगों से मत मिलना, बहुत ही क्लोज लोग से मिलना जो एक्चुअल में आपके वेल विशर है उनसे, ठीक है। वरना फिर क्या है कि वही बहुत सारी बातें होगी, नेगेटिविटी भी आ सकती है आपके अंदर। तो एग्ज़ाम टाइम में तो कम से कम लोगों से मिलोगे उतना बढ़िया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, प्रे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो, प्रे मतलब क्या है कि आप ऊपर वाले से हमेशा प्रे करते रहो, ठीक है। जो जिसको भी आप मानते हो, ठीक है, जिसमें भी आपका फेथ है, उससे हमेशा प्रार्थना करो, दिन में एक बार तो करो, ठीक है। अब जैसे मेरा एग्ज़ाम होता था तो मैं मतलब बहुत टाइम हनुमान चालीसा पढ़ लेता था, तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि माइंड जो है वो पीसफुल रहता है, ठीक है। अभी भी पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम में पढ़ने में बहुत शांति मिलती है। आपको जो जैसे आप पढ़ना चाहते हो, जो आपका फेथ है वो करो, लेकिन करो, ठीक है। पूरे यूनिवर्स में एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, नेगेटिव एनर्जी भी होती है, ठीक है। तो आप पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो प्रे करने से, फ़ायदा ये निकलता है, तो करना चाहिए, ठीक है। तो सफिशेंट है, मैंने आपको ये डिस्कस किया, तो आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने
3 महीने में 4 महीने में एग्ज़ाम निकाला है। ठीक है, जॉब गोइंग स्टूडेंट ने, बहुत सारे जॉब गोइंग स्टूडेंट ने, मतलब मैं कितने स्टूडेंट्स का नाम लूँ आपको, जो बहुत टाइम से पढ़ाई छोड़ चुके थे, 15-15 साल से, लास्ट 10-10 साल से, फैमिली होने के बाद भी उन्होंने USCMA का एग्ज़ाम एक बार में क्लियर कर लिया। कई लोगों ने 2 बार में किया। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, जतिन, ठीक है ना। तो जतिन है, दिल्ली के हैं, ठीक है। उन्होंने CMA एग्ज़ाम क्लियर किया, थोड़ा सा टाइम लगा उनको एक पार्ट में, फिर वो बाहर MBA करने भी चले गए, ठीक है। ऐसी है एक एग्ज़ाम्पल अश्विन। अश्विन जो है वो CPA करने चले गए, USCMA करने के बाद CPA उन्होंने किया, CPA भी कंप्लीट कर लिया है, अभी दिल्ली के अंदर ही कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, बिग 4 में। ऐसे करके बहुत सारे स्टूडेंट के एग्जाम्पल हैं। उत्तम सर हैं हमारे, है ना, वो सीनियर है काफ़ी मेरे से, वैसे तो सारे ही सीनियर है क्योंकि मेरी एज तो मतलब थोड़ी सी उनसे तो कम ही है, ठीक है ना, थोड़ा सा। तो वो स्टूडेंट है, जैसे क्या उत्तम सर हैं हमारे, तो उत्तम सर SBI में हैं और उन्होंने जॉब के साथ, फुल टाइम जॉब के साथ CMA निकाला है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहिए, ठीक है, आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।